नमस्कार, मैं हूं सीए विजय गुप्ता, फरीदाबाद सीए फर्स्ट, फॉर्मरली नोन एज विजय कुमार गुप्ता. आई एम द फॉर्मर सेंट्रल काउंसिल मेंबर ऑफ ICAI. एंड एक बार फिर मैं आपके सामने हूं एक अच्छा सा शो लेके जो हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी के लिए है. आज का जो डिस्कशन का हमारा टॉपिक है वो है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर इन इंडस्ट्री और द चार्टर्ड अकाउंटेंट हु वांट्स टू गो फॉर द इंडस्ट्री. सो आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम के अंदर. हमारे साथ में आज की डिलीवरेशंस के लिए, डिस्कशंस के लिए हमारे एक प्रोमिनेंट, एक एमिनेंट पर्सनालिटी फ्रॉम आवर इंडस्ट्री, CA अजय वागड़ी जी मौजूद हैं. अजय वागड़ी जी इज चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ 1997 बैच एंड ही इज आल्सो ए कंपनी सेक्रेटरी. Ajay Wagdi ji is having the vast experience of 27 years, ranging from finance, merger and acquisition, tax, audit, and investors relation. Presently, he is working with some MNC company at Gurgaon, and he is heading the team of 50 people, including 25 chartered accountants. Earlier, he has worked with the ITI Limited, Tata Power Limited, and various other companies in the top positions. So, because this program is meant for the chartered accountants who are in industry or they want to join the industry to make the career, so I deemed it fit that you are one of those chartered accountants जिनको मैं जानता हूँ और जिन्होंने नई ऊंचाइयों को इस पोजीशंस पे छुआ है. तो अजय जी, मैं आपका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ जो आज डिलीवरेशंस आपके रहेंगे, जो आपकी शेयरिंग ऑफ थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस रहेगा, वो हमारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को और हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिड लेवल पोजीशंस पे पहुँचे हुए हैं उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है. अजय जी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूं हमारे प्रोफेशनल मैटर्स के बारे में. उससे पहले मेरा एक सवाल आपसे रहेगा जो अक्सर मेरा सभी से रहता है, वो ये है, what inspired you to become a chartered accountant? Or you can say, what was the turning point that you thought that I should become the chartered accountant? Yes, Ajay ji. विजय जी, इससे पहले मैं आपको आंसर करूं, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद. मेरे दिमाग में विचार ये आ रहे थे कि काश हमारे वक्त भी किसी ने ऐसा वीडियो बनाया होता और हमें कुछ मार्गदर्शन मिलता. तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस इनिशिएटिव के लिए. सीए बनने की प्रेरणा तो शायद अगर मैं सीए ना बनता तो कुछ ना बनता क्योंकि बहुत ही शुरू से 1990 की जब स्टॉक मार्केट चला करती थी और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स ऊपर नीचे हुआ करते थे, बहुत जिज्ञासा थी इस बात की कि ये क्या चीज़ होती है. और वहीं से मैंने कॉमर्स ली और मेरे चाचा जी उस टाइम कंपनी सेक्रेटरी थे, तो उनसे भी एक प्रेरणा थी कि हमारे घर में जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स है, और कहीं ना कहीं थोड़ी बेंट ऑफ माइंड इस चीज़ की थी कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, स्टॉक मार्केट्स क्या होती है, कंपनीज क्या होती हैं, कैसे ये ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं. तो शायद वही एक रहा कि जिससे मुझे सीए बनने की प्रेरणा थी. और मुझे लगता है कि आपसे इंस्पायर होकर आपकी छोटी सिस्टर ने भी आई थिंक CA किया. हाँ जी, ज़रूर ज़रूर. मेरी सिस्टर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी है. इनफैक्ट मैं कहूँ कि उसने मुझसे से इंस्पिरेशन ली, बट सीए कैसे क्लियर किया जाता है ये इंस्पिरेशन मैंने भी उससे ली. तो वो उसमें मास्टर स्ट्रेटजिस्ट थी और कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कैसे पढ़ना चाहिए, वो तो हम दोनों एक ही साल का गैप है, तो काफ़ी मिलके किया करते थे. तो इट वॉज अ गुड जर्नी एंड टुडे आई डोंट रिग्रेट दैट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. Rather, I would say that you have be proud that you are a chartered accountant and Right. Indian chartered accountant. इंडियन. Okay. अजय जी, एक क्वालिफाई करने के बाद में हमारे टाइम का, आपके टाइम का जो दौर था वो एक डिफरेंट था. आज का दौर डिफरेंट है. हमारे आपके टाइम पे एक साइजेबल मेजॉरिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो अपना कैरियर एज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते थे. एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी कम लोग जाया करते थे. नाउ दी सिनेरियो इज ऑल टुगेदर चेंज्ड.
ए मेजॉरिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो अभी क्वालिफाई करते हैं हमारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे opt to go for the industry, the employment, and lesser number of chartered accountant they are going in the practicing areas. एक सवाल उठता है, वो है कि जब बच्चा सीए बन जाता है तब वो अपने चारों तरफ देखता है और वो सोचता है क्या मैं प्रैक्टिस करूं या मैं एम्प्लॉयमेंट में जाऊं. तो प्रैक्टिस करना एक अपना एक टेस्ट होता है, बट बस जब वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना चाहता है तो उसके सामने एक सवाल आता है और वो बड़ा जेन्यून सा क्वेश्चन है उसके माइंड में, बिकॉज ही और सी इज गोइंग टू स्टार्ट देयर कैरियर. सो उनके मन में आता है कि क्या मुझे बैंकिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहिए, क्या मुझे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ज्वाइन करना चाहिए, क्या मुझे पीएसयू ज्वाइन करना चाहिए, या मुझे बीपीओ केपीओ में जाना चाहिए, या किसी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाना चाहिए जो बिग साइज़ है या मिड साइज़ है. तो ये जो सवाल आता है कि मुझे किस तरह की इंडस्ट्री में जाना चाहिए, क्योंकि आपके मन में भी ये सवाल आया होगा जब आपने किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, उसके बारे में हमारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, यूथ को क्या आप गाइड करना चाहोगे? देखिए, इस सवाल को मैं दो भागों में बांटूंगा. एक तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनको अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक एक्सपोजर मिल जाता है बिग कॉरपोरेशन, आर्टिकलशिप के दौरान. हाँ, ये बहुत रिलेवेंट बात है. वहाँ अगर उनको आर्टिकलशिप के दौरान कुछ इस तरीके का एक्सपोजर मिल गया तो वो अपने सीनियर्स के साथ मिलकर इस चीज़ पे और ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रेस किया कि आपको क्या करना है, ये सीए के दौरान आपको डिसाइड कर लेना चाहिए, ना कि जब सीए कर लें. क्योंकि आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी चीज़ों को आप कैपिटलाइज उसी टाइम पर कर पाएंगे. तो अगर आप उन ऑर्गेनाइजेशंस में आपको मिला है तो आप वहाँ अपना रेपुटेशन मेंटेन कीजिए, आप अपना रिलेशनशिप डेवलप कीजिए, क्योंकि वही आपको एक अच्छा ब्रेक देने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस काम कर सकती हैं. अब अगर उन कैंडिडेट्स को देखें जो कि अच्छा एक्सपोजर या मैं कहूँ कि उनको बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ऑडिटिंग का एक्सपोजर नहीं मिल पाया, तो उनके लिए मेरी एडवाइस रहेगी कि आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में आजकल लिंक्डइन प्रोफाइल है, लिंक्डइन प्रोफाइल में डिफरेंट मुझे भी रिक्वेस्ट आते हैं, लोगों से कनेक्शंस एस्टेब्लिश कीजिए. रादर हमारे बॉस एक बार हमें ऐसे ही कैजुअल कन्वर्सेशंस में बहुत ही एक अच्छी चीज़ उन्होंने बताई कि यूएस में बहुत सब लोग जॉब ढूंढने के वक्त ऐसे ही करते हैं कि सीनियर्स लोगों के साथ वो अपना एक रेपो बनाते हैं कि वेदर कैन आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और टी विद यू, और वहाँ पर इस तरीके की कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है. तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को एग्री करते हैं और वो एग्री करने में उस कन्वर्सेशन के दौरान वो एक दूसरे को समझते हैं और ये एट टाइम्स जॉब में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में टर्न अराउंड हो जाता है. बट हमारे यहाँ मुझे लगता है कि लिंक्डइन के बाद बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप थोड़ा संपर्क कीजिए लोगों से और उनसे फिर मिलिए और फिर ऑर्गेनाइजेशंस को जानने की कोशिश कीजिए. जहाँ तक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का सवाल है, टिपिकली हर ऑर्गेनाइजेशंस या फील्ड के अंदर कुछ पर्टिकुलर एरियाज के अंदर जाना चाहेंगे. जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अगर हम देखें तो कुछ मर्जर्स एक्विजिशंस को आप टर्न अराउंड करते हैं. सो ये हाई प्रेशर जॉब होती है, इसमें हाई कैलिबर हाई प्रेशर जॉब है और इसमें नॉर्मली 20 स्कूल्स, बहुत ही बड़े 20 स्कूल्स के रिप्यूटेड स्कूल के कैंडिडेट्स नॉर्मली ब्रेक थ्रू मिलते हैं. ऐसा नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नहीं मिलता, बट अगर वो हैं तो आपको वहाँ पर राइट फ्रॉम द डे वन, अब आपको दोबारा टाइम नहीं है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए. डे वन से आप किसी सीईओ या सीसीसीईओ के साथ मिलके क्वेश्चन आंसर सेशंस कर रहे हैं, आप उनको समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो स्किल आपको ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप ट्रेनिंग डेवलप करनी होगी अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहते हैं. अगर आप दूसरे फील्ड्स को देखें जहां बैंकिंग है, तो बैंकिंग और इंडस्ट्री में फ़र्क ये है कि बैंकिंग में आप एक आपको एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आपको एक ब्रेड अर्नर की तरह देखा जाता है, जबकि इंडस्ट्री में आप सपोर्ट सिस्टम है. सपोर्ट सिस्टम है. ये फ़र्क
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर बैंक में जा रहा है तो वो बिजनेस डेवलपमेंट कैटेगरी में भी जा सकता है। वो नए नए प्रोडक्ट्स बना सकता है, नई नई स्कीम्स बना सकता है, पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। जबकि इंडस्ट्री के अंदर आपको इनिशियल करीब 5 से 10 साल के अंदर सपोर्ट सिस्टम में काम करना पड़ेगा। वेरियस डिपार्टमेंट्स में आपको समझना पड़ेगा कि डिफरेंट टैक्स डिपार्टमेंट में कैसे होता है, अकाउंटिंग में कैसे होता है, फंडिंग में क्या होता है। और फिर जब आप 4-5 डिपार्टमेंट्स को एक साथ सीख लेते हैं, तब आप अपने आप को ग्रो करके टॉप पोजीशंस पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो ये चीज़ें एक कैंडिडेट को पहले से समझनी है ट्रेनिंग के दौरान कि वो क्या करना चाहता है, यानी और कि उसी आप ये भी तरीके से कहेंगे कि उसके इंडिविजुअल टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिविजुअल टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और उसको इन बारीकियों को समझने का कि पहले कौन से। से ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरीके की वर्किंग होती है अपने आप को तैयार करने के लिए उस खासकर उस इंडस्ट्री में जिसमें वो जाना चाहता जाना चाहता है। है। राइट। अब मैं आपसे, जो भी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं हु इंस्पायर टू बी ऑन द टॉप पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए क्या आप गाइड करोगे? और मैं उसको दो भागों में बांटूंगा। दो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर न्यू एंट्रेंट्स और 1 और 2 इयर्स उनको हुए हैं अभी, या न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके लिए आप क्या कुछ गाइडेंस देना चाहोगे? व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, व्हाट काइंड ऑफ स्किल सेट दे शुड possess और एक्वायर टू रीच ऑन द टॉप पोजीशन? मेरा अगला क्वेश्चन जो होगा इसी बारे में, फॉर दो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर ऑन द मिड पोजीशंस, middle level positions, or you can say comparatively they are established chartered accountant employment. So what kind of things you suggest for them as well? सो विजय जी, हमारे सीए कोर्स में एक सब्जेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। Management. जब हमने भी सीए किया था, शायद हमारे लिए वो लीस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट था बट आज प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर जो एंट्री लेवल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दोज हु विश टू गो इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, दे मस्ट अंडरस्टैंड, एंड टिपिकली आई एम सेइंग अबाउट professionally run corporations. Professionally run corporations, those who are having very sizable business and they run on process and systematic working way of doing things. So there the organizations look upon an individual as a team player. So he has to be a team player, because the organizations are comprising of various departments, and all the departments have to, you are there as a support. Basically, if we are talking of an industry, you are there as a support to the business, and you have to support the business. So it's a team approach, it's a team culture, which is very, very important in an organization. So for the new entrants, what I see is ability to listen. Very critical. Very first one. Very first one. You should be able to listen, because the importance of working in a team is you should be able to listen to the team members. Second, I would say no shortcuts, because in an organization, shortcuts are not appreciated because it's a process-driven organization. You may turn out to be right by doing a shortcut, but that's not appreciated because it's not a long-term way in which the organizations work. Third, I would say is, in an organization, it's not the approach whereby you have to really an expert in the field. So try to learn each and every function of the organization. There are, in an organization, if you look at the finance and accounts function or the whole of the, every business transaction actually cuts across the various departments, and that's how the organization categorizes it into a taxation department, finance and accounts department. Financial planning and analysis is an offshoot of finance and accounts, whereby what has been done is the teams are divided. Those who prepare the accounts, the team is different, and those who analyze the accounts, the team is different. Then you have the project funding or the working capital finance team, who are only responsible for raising the finances in the company.
Then you have teams like mergers and acquisitions who handle merger acquisitions or the investor relation function. Investor relation function is again a very important and niche area which is getting developed in the corporate sector. With more and more companies getting onto the listing and with a view to manage the stakeholders, investor relation department is again a very important department which one must have an experience into in order to be there at the top position. So as I said, for the new entrants, like they have to be team player, they have to be a patient listener, uh, their presentation and communication skills, because now they are That is very important. नाउ दे आर नॉट इंडिविजुअल. ये अकेले काम नहीं करने का है, आपको सबके साथ मिलके काम करना है, आपको अपनी बात किसी को कहनी है, उन्हें समझानी है. सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको टीम बिल्डिंग, एज आई सेड कि ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज टीम्स हैं, तो टीम्स में आपको प्रेजेंटेशंस देनी है, तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, वो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं. एक चीज़ है जैसे आपने महसूस की होगी, अक्सर कहा जाता है कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन कंपैरिजन टू कैंडिडेट्स फ्रॉम दीज बी स्कूल्स, हम लोग कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के अंदर शायद हम थोड़ा सा लैकिंग करते हैं. मैं उसके बारे में खुद ये कहना चाहूँगा, ये हमारे चार्टर्ड अकाउंट, यंग चार्टर्ड अकाउंट समटाइम्स अपने को उसके बारे में दोष देते हैं कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है, और वो रिजल्ट करता है, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है. तो मैं आज इस प्रोग्राम के माध्यम से कहना चाहूँगा यंग सीएस के लिए कि देखिए, हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो हमारे 2 टायर सिटीज़ से, विलेजेस से, छोटे छोटे टाउन से लोग निकल के आते हैं. हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो फैमिलीज़ हैं जो निकल के आ रहे हैं, वो हमारे यहाँ तक कि कोई परचून की दुकान चल रहा है, कोई चक्की चला रहा है, कोई ऑटो रिक्शा वाले का बच्चा है, और उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस, वहाँ पे जो सोशल कंडीशंस हैं, जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसके वजह से कहीं ना कहीं वो जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स में, और ख़ासकर वो जो हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशंस, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो अपने आप को पीछे पाता है. तो मैं जो महसूस करता हूँ कि भाई ये हमारी फॉरेन लैंग्वेज है, इसके लिए हमें एक्वायर करना है. तो मैं आपसे एक टिप लेना चाहूँगा हमारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो कि नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं और वो कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं वीक पड़ते हैं, उनके लिए आपसे एक टिप लेना चाहूँगा. कोई मौका ना छोड़े, जहाँ बोलने का मौका मिले मौका. क्या बात है. देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही, पर अगर आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हो सकती है जहाँ पर फॉरेनर्स हों, आप इंग्लिश छोड़िए, ऐसी इंग्लिश भी होगी जो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है तब भी समझ नहीं आ रही, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं. और अगर आप उनके साथ काम करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है. इंग्लिश मूवीज़ देख लीजिए, अपने बोलने का मौका मत छोड़िए. ये झिझक है, बहुत सी सिंपल है, मेरे में भी थी, कहीं ना कहीं आपने भी कभी देखा होगा. तो उसको ओवरकम करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. मैं आपको बताऊंगा कि एस्कॉर्ट्स में, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने. एस्कॉर्ट्स में आज से बड़ी 22 साल पहले हमारी एक ऐसा सेशंस हुआ था जिसमें था कि आप किसी भी टॉपिक पे एक प्रेजेंटेशन करें. आपको वो टॉपिक वहीं की वहीं दिया गया था, और मुझे याद है कि मैंने एक स्टॉक मार्केट के मेरा पुराना शौक़, उसके ऊपर मैंने एनालिसिस करके बताया था. किसी ने क्रिकेट के ऊपर बताया, किसी ने किसी और चीज़ के ऊपर बताया. अगर अभी हमें ऑर्गेनाइजेशंस में मौका नहीं मिला है तो कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करने का है. आपका फ्रेंड सर्कल है, आप उसमें बैठिए, आपस में प्रेजेंटेशंस कीजिए, अपने सीनियर्स के सामने प्रेजेंटेशंस कीजिए, कुछ 10-20 लोगों के सामने कुछ भी टॉपिक पे बोलिए. आपको अगर लोगों को बताना है कि वोट करने जाना है, ये भी आप एक अपने मोहल्ले में अगर प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल इम्प्रूव होती है. क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है, जो कि पता सबको है लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको उस तरफ ध्यान नहीं देते. अभी जो मैं बात करूँगा वो है 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट जो लोग मिडिल लेवल पोजीशंस में काम कर रहे हैं, या हम कहें जैसे मैंने कहा कि जो लोग एस्टेब्लिश चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं बट दे वांट टू बिकम द टॉप
position chartered accountants in one of the organization where they are working, or they want to aspire to join some big organizations in our country. तो what you suggest, क्या कुछ वो और ऐसा करें so that कि उनकी जो इच्छाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं टॉप पोजीशन पे पहुंचने की, वो और कुछ क्या ऐसा कुछ करें? बहुत अच्छा सवाल। हमें सीए करने के बाद लगता है कि बहुत कुछ हो गया, पर फिर वो कहते हैं कि पिक्चर तो अभी बाकी है। जर्नी तो वहाँ से शुरू होती है। और कॉरपोरेट वर्ल्ड में जैसे कि हमने पहले डिस्कशन किया कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर हर डिपार्टमेंट का अपना एक रोल होता है। तो आपको चाहिए कि आपको हर डिपार्टमेंट में नॉलेज होनी चाहिए। आप हर डिपार्टमेंट की उसकी कार्य वो क्या क्या करते हैं, कैसे वो डिपार्टमेंट चलता है, वो आप एक बार जान लें। अब अगर टॉप पोजीशन की बात आती है तो टॉप पोजीशन में आपको एक इस चीज़ से समझिए कि कोई भी बिजनेस में अगर एक ट्रांजैक्शन होता है, अगर मान लीजिए हमने माल खरीदा या हमने कोई बिजनेस बेच दिया या हमने कोई डिविडेंड दे दिया, अब इसके कई पहलू हैं। और इसके पहलू हैं कि आपको वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी करना है, उसका टैक्स इम्प्लीकेशन भी देखना है, उसका पैसा कहाँ से आएगा वो भी जुटाना है। आप वो अगर लिस्टेड कंपनीज हैं तो वो कैसे प्रेजेंट होगा, उसमें इंफॉर्मेशन कैसे डिस्क्लोज होगी वो भी देखना है। वो टीम कौन सी करेगी, उसको समय के तरीके से करना है। तो सबसे पहला जो मैं मेरे हिसाब से जो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट या बहुत ही रिक्विजिट स्किल है कि आपको इंटरलिंकेजेस देखनी है। हर ट्रांजैक्शन की आपको कंप्लीट चेन पता होनी चाहिए। किसी भी ट्रांजैक्शन पे जैसे ही वो ट्रांजैक्शन कॉरपोरेट वर्ल्ड में होता है तो जो टॉप पोजीशन का रोल है उसका ये सबसे पहला काम है कि वो सारे डिपार्टमेंट्स को एक्टिवेट कर दे कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उस ट्रांजैक्शन के ऊपर क्या क्या एक्शन लेंगे। इसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम कहेंगे कि ट्राई टू सी द इंटरलिंकेजेस। कोई बताएगा नहीं, कोई बताएगा नहीं, कोई बताएगा आपको इंटरलिंकेजेस देखनी है अगर आपको ऊपर बढ़ना है। आप ये नहीं कह सकते मैं टैक्स वाला हूं, मैंने तो टैक्स देख लिया। आपको उसका अकाउंटिंग भी समझ में आना चाहिए। आप अकाउंट्स वाले हो तो आपको क्लिक करना चाहिए कि इसका टैक्सेशन एंगल भी है, इसकी फंडिंग कैसे होगी, इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी, अगर आप कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हो तो ये कम्युनिकेट कैसे होना चाहिए। तो ये जो इंटरलिंकेजेस है ये टॉप पोजीशंस पर बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड मैं कहूँगा कि टीम बिल्डिंग। जैसे जैसे आप ऑर्गेनाइजेशंस में ऊपर जा रहे हैं, आपको आपका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, आपका जो एरिया है वो बढ़ता चला जा रहा है। हर ट्रांजैक्शंस रन्स इनटू मिलियंस करोड्स के ट्रांजैक्शंस रहते हैं, आप सिंगल हैंडेडली नहीं कर सकते हैं। अब आपको समझना है कि क्या आप डेलीगेट कर सकते हैं, क्या आप डेलीगेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में रिस्पॉन्सिबल तो आप हैं उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए। तो दूसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल जो आपको डेवलप करनी है कि आप अपनी टीम को बनाएं, अपनी टीम की स्किल सेट को समझें, जहाँ स्किल सेट में कमी है उस टीम के स्किल सेट को। यू शुड बी द टीम लीडर। यू शुड बी द टीम लीडर। इंडिविजुअल काम करने से नहीं चलेगा। बिजनेस लीडरशिप अगर हम इसको कहें वो बड़ी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। ओके अजय जी, जो प्रमोटर्स हैं, ओनर्स हैं, जो पैसा उस ऑर्गेनाइजेशन में लगाते हैं, वो अपनी जो बिजनेस टीम है उसके बेसिस पे लगाते हैं, उसके माइंडसेट से, उसके स्किल सेट से जो भी टीम बनी हुई है। अजय जी, जो भी प्रमोटर्स हैं, जो ओनर्स हैं, जो भी अपने पैसा लगाते हैं अपने इंडस्ट्री को, ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने के लिए, वो एक टीम के ऊपर लगाते हैं। जो उनकी बिजनेस टीम है, जो उनकी बिजनेस लीडरशिप टीम है, उसको जो ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रही है अदर देन दी प्रमोटर्स, और वो बहुत भरोसा करते हैं उस टीम के ऊपर। और वो टीम लीडर्स लाइक यू जो आज यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो इस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको ओनर प्रमोटर आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है उसका, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मन में आता है। और वहीं पे
एक क्वेश्चन आता है, दैट इज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो वर्ड है हम बहुत टाइम से सुनते आए हैं। तो इस बारे में आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप क्या फील करते हैं अपने प्रमोटर के प्रति, अपने ओनर के प्रति, उसके बारे में आपसे हम सुनना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स सुनना चाहेंगे आपसे। मुझे लगता है कि इस सवाल को आंसर करने के लिए मैं सक्षम हूँ, क्योंकि मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया जो कि कॉरपोरेट गवर्नेंस का सिनोनिमम है या सेम वर्ड है। टाटा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप सिर्फ अगर आपने काम किया है ओवर अ पीरियड कई सालों तक तो आप उसको समझ सकते हैं। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ताज में अटैक हुआ तो उसके एम्प्लॉयज़ भागे नहीं और उन्होंने अपनी जान दी, पर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिलता है। आपने बहुत ही एक अच्छे पहलू पे क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि कॉरपोरेट गवर्नेंस और जिसे हम बोलते हैं कि वी आर अंडर फिड्यूशियरी ड्यूटीज़, बोर्ड हमें हर चीज़ के लिए नहीं देखेगा। बोर्ड हमारे ऊपर करेक्ट। एक कॉन्फिडेंस रखेगा। अब ये हमारी अंतरात्मा है जिसको इस चीज़ को समझना है कि जिन लोगों ने हमारे पर भरोसा किया है हम उस भरोसे को टूटने नहीं देंगे। बोर्ड हमारे पर फाइनेंशियली, मॉरली कई चीज़ों पर भरोसा करता है। हम इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर हैं। आज अगर हम चाहें तो हम हायरिंग करते हैं, उसके लिए हम ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट देखकर हायरिंग करते हैं, ये नहीं कि हम किसी को जानते हैं। अगर हमें कोई अपने जानकार का भी सीवी मिल जाएगा तो पहली चीज़ कि एक तो हम डिस्क्लोज़ करेंगे कि ये हमारा जानकार है, और दूसरा हम उसे जब भी चूज़ करेंगे अगर उसके अंदर वो रिक्वायर्ड कैपेबिलिटीज़ है उस काम को करने के लिए। कॉरपोरेट गवर्नेंस में आए दिन कितने ही किस्से सामने आते हैं जहां पर अगर कॉरपोरेट गवर्नेंस नहीं है तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस Fail इसका हो जाती है। खामियाजा भुगतती है। किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो बिग लेवल की है चाहे वो मिडिल लेवल की है, क्राइसिस मैनेजमेंट एक अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है। और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस जब ग्रो कर रही होती हैं या किसी स्टेज पे पीक पे पहुंची होती हैं खासकर, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्राइसिस आते हैं। वो क्राइसिस किस तरह के हैं, किस लेवल के हैं, वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कंपनीज का। तो क्राइसिस मैनेजमेंट आपका इतना बड़ा कैरियर रहा है, तो आपके भी किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्राइसिस मैनेजमेंट आपने किया होगा। तो उस समय आपका किस तरह का माइंडसेट रहता है, और आप ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में होते हैं, ड्यूअल रोल में होते हैं, क्योंकि आप जिस लेवल पे बैठे हैं आप की पर्सनल हैं। तो एक तरफ तो आपको प्रमोटर ओनर की तरफ देखना है, और दूसरी तरफ जो आपके डाउन द लाइन जो लोग बैठे हुए हैं, इस चीज़ को आप किस तरह से हैंडल किए हैं, और क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि इस तरह की चीज़ों को हम कैसे हैंडल करें। विजय जी, आपके हर सवाल का कहीं ना कहीं मैं अपने पर्सनल एग्जांपल यस, से रिलेट कर पा यस। रहा हूँ। और कॉरपोरेट वर्ल्ड में इसको बोलते हैं टेकिंग ओनरशिप। अगर हम किसी यंगस्टर्स के अंदर एक भावी लीडर को तलाशते हैं तो हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी उसके अंदर देख रहे हैं, टेकिंग ओनरशिप, कि क्या वो स्वयं से जिम्मेवारी लेता है। और क्राइसिस मैनेजमेंट में निकालने के लिए अब आपको एक ही मंत्र है कि आपको खुद ड्राइवर सीट पर बैठना होगा। राइट। आपको वो जिम्मेवारी लेनी होगी। टीम है, गलती किसी की होगी, आपकी नहीं होगी। अब ये देखने का समय नहीं है कि गलती कहाँ हुई, अभी आपको उस क्राइसिस को हैंडल करने का समय है। ये सब बातों से ऊपर उठकर कि ये मेरा काम है या नहीं है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल हित में काम नहीं करेंगे और ओनरशिप नहीं लेंगे तो आप इस सवाल का आंसर अपने किसी इंटरव्यू में नहीं दे पाएंगे। मेरे करियर में आपने बिल्कुल सही कहा। अब बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ चीज़ें
बिकॉज इट्स अ टीम और बहुत सारे इनपुट बहुत जगह से आ रहे होते हैं, तो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। पर जैसा मैंने आपको बताया कि अगर फिर उसको ये मानकर कि ये अब इसको किसी तरीके से तो करना ही है जिसमें आपकी प्रिजर्वेंस और आपकी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी कभी कभी काम करती काम है, करती है। तो उस तरीके से आपको वो क्राइसिस सिचुएशन हैंडल करना पड़ता है। जहाँ पर हमारे को याद है कि एक जब हम हेड ऑफ इन्वेस्टर रिलेशंस हुआ करते थे, तो हमारी जो एनालिस्ट प्रेजेंटेशंस होती है वो जब रिजल्ट्स के बाद रिलीज़ होती है, तो उसको करीब वो पूरे वर्ल्ड में, अगर इन्वेस्टर्स पूरे वर्ल्ड में हैं तो वो पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट होती है। सर्कुलेट होती है। तो उसके बाद वो लास्ट मिनट पे कुछ पता चला था कि कुछ गलतियां हो गई, और मुझे याद है कि कैसे मैंने वो पर्सनली पूरी रात बैठ के एक एक चीज़ की वो प्रेजेंटेशन सही करी, ताकि इंश्योर किया कि 5 बजे अगर वो जानी है या रिलीज़ होनी है तो वो सब सही करेक्ट होके रिलीज़ हो। तो कभी कभी ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, वहाँ पर आपकी टेकिंग ओनरशिप की एबिलिटी ही काम करेगी। साथ में उसमें ओनरशिप ओन करने के साथ साथ इस चीज़ को भी देखना है कि हु आर द राइट पर्सन टू हेल्प यू हेल्प यू। and what kind of information system you have because crisis के टाइम पे आउट ऑफ द बॉक्स फ्लो थिंकिंग है, ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो नीचे से आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो कहीं गाइडेड तो नहीं है। क्योंकि ऐसे टाइम पे खासकर जब अच्छा चल रहा है तो उस समय इन चीज़ों की है, ठीक है, उस समय भी इम्पोर्टेंस होती है, बट क्राइसिस के टाइम पे तो ये इम्पोर्टेंस जो है और बढ़ जाती है और बढ़ information जाती है। system। आप ना नहीं सुन सकते कि ये चीज़ नहीं हो सकती, वो पॉसिबल नहीं है। आपको कैसे भी करके कुछ तो सोचना है। और मैं समझता हूँ उस समय जो आपका प्रोमोटर्स हैं, जो बोर्ड है आपका, उसके साथ में आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। दिस शुड बी अवेयर कि आप किस तरह की चीज़ों को कैसे हैंडल कर रहे हैं। और वंस दे आर द बोर्ड, दे आर द प्रोमोटर, दे हैव द रिच एक्सपीरियंस ऑफ द इंडस्ट्री, सो दे कैन गाइड यू। सो वो भी एक फैक्टर बहुत बड़ा रहता है, उनका इनपुट्स लेना, उनको कॉन्फिडेंस में लेना। उनको कॉन्फिडेंस में लेना, और सबसे पहले कि आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि अगर ऐसा कुछ गलत हो जाता है तो सबसे पहले अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म्ड रखना, बताना, ये बहुत है इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर उनको सरप्राइज एलिमेंट से पता चलता है तो आपका कॉरपोरेट गवर्नेंस पार्ट हिट होता है। हिट होता उन्होंने है, जो आपके ऊपर भरोसा किया है, कहीं ना कहीं उसको धक्का लगता है। धक्का लगता है। एक चीज़ और देखी गई है अजय जी, कि जो भी लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं और ख़ासकर जो लोग मिडिल लेवल पे हैं और उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल पे हैं, वो कहते हैं जिस तरह का कंट्रीब्यूशन वो अपनी सीट पे कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, वो कंट्रीब्यूशन का उनको एक्नॉलेजमेंट नहीं होता, उनको अवार्ड और रिवार्ड उस रेशियो में नहीं मिलता जिस रेशियो में, जिस प्रोपोर्शन में वो लोग इंडस्ट्री के लिए अपना खून पसीना दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक बिजनेस पॉलिटिक्स जिसको कहना चाहिए, अगर मैं उसको ऐसे कहूँ, तो उसके बारे में उनको रिग्रेट होता है। उनके लिए आप मोटिवेट करने के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं इसको जड़ से नहीं नकारूंगा या ख़त्म करूंगा, क्योंकि ये चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशंस में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें रहती हैं। अ, पर इसके जो सेकंड साइड है, जो दूसरा पहलू है, वो ये है कि अगर आप में एक अच्छा स्किल सेट है, अगर आप एक अ, अपने आप को ऐसा प्रॉब्लम सॉल्वर एक ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप कर पाए हैं, तो कहीं ना कहीं या तो इस ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं तो कहीं और, आपको अपनी रिकॉग्निशन जरूर मिलेगी। मेरे पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर जिन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा नहीं किया, कोई बात नहीं, उसमें उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और वो चीज़ों को सीखते चले गए और उन्होंने अपनी स्किल सेट डेवलप करी। और कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से इंडिया शाइनिंग है, जिस तरह से इंडिया ग्रोइंग है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके अपने कैलिबर को मार्केट में एनकैश करने के लिए। अजय जी, व्हाट यू सजेस्ट टू आवर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
खासकर हमारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कि कौन कौन से प्रॉमिसिंग एरियाज हैं हमारे इस समय एट प्रेजेंट इन आवर कंट्री जिसमें अच्छा स्कोप है और लॉन्ग रन के हिसाब से उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं। जिस तरीके से कॉरपोरेट्स अपने साइज़ में बढ़ते चले जा रहे हैं, जहाँ तक हमारा अकाउंट्स, ऑडिट और टैक्सेशन है, ये हमारे रूटीन फंक्शंस हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइज़, ये इम्पोर्टेंस रखते हैं। बट जो नए फंक्शंस अभी ऑर्गेनाइजेशंस में डेवलप हो रहे हैं वो हैं फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, इन्वेस्टर रिलेशंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस। अगेन एक ऐसा फंक्शन है जो कि एवर ग्रीन हमेशा हर वक्त इम्पोर्टेंस रखता है। फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस के अंदर जब हम जो टीम्स को डिवाइड करते हैं दो में, एक वो टीम्स जो कि अकाउंट्स और फाइनेंस बनाती है और दूसरी टीम जो अकाउंट्स और फाइनेंस को एनालिसिस करती है, क्योंकि मैनेजमेंट को वो जिस फॉर्मेट में जिस तरीके से अकाउंट्स एंड फाइनेंस बनते हैं उनसे आपके बिजनेस डिसीजंस नहीं लिए जा सकते। आप उनको एक, जिनको मैनेजमेंट अकाउंट्स बोलते हैं, एक MIS बोलते हैं, आप उनको MIS में कन्वर्ट करते हो और फिर आप एक्चुअली मैनेजमेंट को बताते हो कि प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी सेल्स जो है वो अगर बढ़ी या घटी है तो उसके क्या कारण हैं। इस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू ओवर लास्ट कई सालों में बहुत ही बड़ी है। इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत अच्छा रेम्यूनरेशन कैंडिडेट्स को मिल रहा है। दूसरा एक इन्वेस्टर रिलेशन फंक्शन है। इन्वेस्टर रिलेशन फंक्शन को बहुत सिंपल तरीके से समझें तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का हेलीकॉप्टर व्यू लेना, राइट। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को, बोथ ऑपरेशनल और फाइनेंशियल को, जाकर आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो लोग जिन्होंने आपके शेयर्स खरीद रखे हैं, वो म्यूचुअल फंड्स, वो लार्ज कॉरपोरेशंस, उनको जाकर आपको उनकी परफॉर्मेंस बतानी है। इसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा फील्ड डेवलप हुआ है और यहाँ पर भी जो कंपनसेशन पैकेजेस हैं कैंडिडेट्स के वो बहुत ही अच्छे हैं। प्लस काम के लिहाज से तो आप हमेशा CEO और CFOs के साथ काम करते हैं। अगर मैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक की बात करूं, जिस तरह से हमारा इस समय इंडिया ग्रो कर रहा है और एक बिजनेस पावर बन के एक अगर मैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक की बात करूं तो बाहर के बहुत सारे कंट्रीज़ की निगाह हमारे कंट्री के ऊपर है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो कर रही है और हम जिस तरह से एक पावर बनते जा रहे हैं, तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक की क्वेश्चन अगर मैं करूं आपसे, तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि इस तरह की इंडस्ट्री में हमारे कंट्री में आने वाले टाइम में एक फ्यूचर आप फोर्सी करते हो? देखिए विजय जी, मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हमने अपने आप को पूरे वर्ल्ड के सामने एक मैन्युफैक्चरिंग वाले देश के तरह प्रेजेंट किया है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, नो डाउट अबाउट इट, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ रहने वाली हैं। जब इकॉनमी ग्रो कर रही है तो इकॉनमी के लिए जो कैपिटल है वो हमारी कैपिटल मार्केट से आ रही है, और जो कैपिटल मार्केट में जो वेरियस पब्लिक इश्यूज और जितनी कंपनीज अप्रोच कर रही हैं, तो एक और बड़ा सेगमेंट है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बहुत अच्छी पकड़ भी है, क्योंकि उनको एक्चुअली में फाइनेंशियल अकाउंट्स उन्होंने किया है, उन्हें समझ में आता है। वो है एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट। फाइनेंशियल एनालिस्ट जो कंपनीज होती हैं, जो कि लिस्टेड स्पेस में जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके लिए ये जो वेरियस ब्रोकरेजेस फर्म्स होती हैं, मतलब जो लार्ज ब्रोकरेजेस फर्म्स हैं, वो इन कंपनीज को ट्रैक करती हैं और हर कंपनी के लिए एक एनालिस्ट रिपोर्ट, एक एनालिस्ट होता है जो कि हर क्वार्टरली रिजल्ट्स पे या इवन अदरवाइज एक कंपनी को ट्रैक करके एक एनालिस्ट अपनी रिपोर्ट बनाता है। उस रिपोर्ट को पढ़कर जो निवेशक हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहर के लोग हैं, उस रिपोर्ट को पढ़ के वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
क्योंकि हम इन्वेस्टर रिलेशंस एज अ हेड इन्वेस्टर रिलेशंस हमने काम किया है और हम मुंबई में करीब 3 साल एज अ हेड ऑफ इन्वेस्टर रिलेशंस टाटा पावर थे, तो हमने देखा कि बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट इस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें कैंडिडेट्स अपने आप को देख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट जो कि एवरग्रीन फील्ड है वो हमारा फंडिंग का है, फाइनेंसिंग का है। आपकी चाहे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो, चाहे आपके लॉन्ग टर्म लोन्स लेने हों, उसमें भी कैंडिडेट्स अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर जैसे कि हमारी शुरू में भी बातचीत हुई थी, हर फील्ड के एक अपने अपने स्किल सेट हैं, हम्म, एक अपनी पहुंच है जिसको एक कैंडिडेट को असेस कर लेना चाहिए जब वो अपनी सीए आर्टिकल चुका। ओके। अजय जी, अगर हम बिजनेस लीडर्स की बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर किस बिजनेस टाइकून को आप कहते हो यस ही इज़ द ट्रू बिजनेस लीडर? कहीं ना कहीं मेरा बायस्ड ओपिनियन होगा क्योंकि मैंने टाटास के लिए काम किया है, पर कहीं ना कहीं वो सही भी होगा क्योंकि मैंने उस शख्सियत के साथ काम नहीं कहेंगे बट कुछ क्षण बिताए हैं। तो ननलेस रतन टाटा जी को मैं बहुत ही एडमायर करता हूँ। मोर देन बिजनेस, जो उनके कॉरपोरेट गवर्नेंस और जो एम्प्लॉयज़ रिलेटेड डिसीजंस होते हैं उनको मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ। अजय जी, जिस पोजीशन पे, जिन ऊंचाइयों पे आप पहुंचे हुए हो, बहुत सारे लोग इस पोजीशन में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जो लोग इस टॉप पोजीशंस में पहुंचे हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर भी उतना ही ज़्यादा होता है। उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कहीं ज़्यादा होती हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली के लिए जो टाइम देना चाहते हो वो उतना शायद नहीं दे पाते हो। तो जो फैमिली और वर्क लाइफ बैलेंस है उसको आप अजय जी कैसे मेंटेन करते हो? बहुत सही कहा विजय जी, अगर आज के युग में कोई सबसे कीमती चीज़ है तो वो टाइम। टाइम है। देखिए, कॉरपोरेट लाइफ में टाइम मैनेजमेंट के लिए जो मैं बहुत ही कुछ सिंपल करता हूँ, ये मेरी अपनी निजी कुछ टेक्निक्स हैं, हर किसी की हो सकती हैं। अ, बहुत सारी प्लानिंग कीजिए, बहुत ही प्लानिंग तो मतलब हम रोज़ 1 घंटा ये सोचते हैं कि पहले अगले 1 महीने में क्या काम होने वाले हैं। दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपका डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक पेपर को ढूंढने में जो टाइम लग रहा है वो आपका एक्चुअली टाइम वेस्ट है। बट अगर वही डॉक्यूमेंट आपको क्विकली मिल जाता है तो वो आपका टाइम सेविंग है, टाइम एफिशिएंसी है उसके अंदर। तीसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कुछ चीज़ चाहता हूँ तो एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं आपसे 2 बार पूछ लूँ कि क्या मैंने जो आपको कहा वो आप समझ गए हैं। ये ना हो कि आपको मैंने कुछ काम कहा फिर आप 1 दिन बाद 2 दिन बाद उसे करके लेके जाएं, पता चले मैंने आपको दिल्ली कहा, आपने मुझे मुंबई का नक्शा दिया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप जो चीज़ें कहीं और से करवानी हैं उनको अपने पास ना रखें। कॉर्पोरेट वर्ड में इसे कहा जाता है द बॉल शुड नॉट बी इन योर कोर्ट। ओके। सो एटलीस्ट राइट। आप उसमें डिफ्रेंशिएट कीजिए। जहाँ पर आपको सिंपल किसी और को बताना है कि आप ये काम कर दीजिए तो आप उसमें एक समय ना लगाएं और वो काम फटाफट कर दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको कंटिन्यूसली इवेलुएट करना है व्हाट टू डेलीगेट व्हाट नॉट टू डेलीगेट। आप वो काम ना करें जो आपका सबॉर्डिनेट कर सकता है और आप इससे आप दोनों का नुकसान कर रहे हैं, अपना भी नुकसान कर रहे हैं और आप उसको भी ऊपर आने का मौका नहीं दे रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी टीम बनाने की कोशिश करें। टीम बनाने में राइट फ्रॉम द डे वन आप अपना चाहे इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए कि आपके पास अच्छी टीम हो। आप अपनी टीम को इवैल्यूएट कीजिए कि उसके अंदर क्या स्किल सेट की कमी है, आप उस स्किल सेट से रिक्वायर्ड ट्रेनिंग दीजिए, उनको सेल्फ सफिशिएंसी कीजिए। तब फिर आपके बहुत सारे काम जो कभी आप उसमें इन्वॉल्व थे वो धीरे धीरे हटते चले जाते हैं और आप अपने आप को फ्री कर लेते हैं हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए। आप थोड़ा सा एक सिचुएशन को विजुलाइज करिए कि आपकी पास्ट लाइफ के अंदर बड़े सारे ऐसे मौके आए होंगे जहाँ पे आप
स्ट्रगल कर रहे होंगे, चाहे वो आपके इनिशियल ईयर्स थे कैरियर में, या आप काम करते हुए आप भले ही आप एस्टेब्लिश हो चुके हैं या हो चुके थे, तो उस समय एक स्ट्रगल स्टेज आई होगी। कौन से ऐसी चीज़ें रही हैं जिससे आप मोटिवेट हुए टू ओवरकम दैट स्ट्रगल फेज? अ, आपका अपना लक्ष्य, आपका अपना लक्ष्य आपको मोटिवेट करता है कि अगर आपको बनना है तो बनना है। सो आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में कंटेंडर्स होते हैं, सभी सही हैं। जैसे मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरे जगह कोई और हो तो वो भी उसी वक्त उतना अच्छा करेगा। बट जब एक सिलेक्शन की बात होती है तो दो कैंडिडेट्स आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और उसमें से एक ही उस ऑर्गेनाइजेशन में एक स्थान को प्राप्त करेगा। तो लाजमी है कि आपको एक डीमोटिवेशन फैक्टर आपके दिमाग में आएगा। बट अगर आपका लक्ष्य के प्रति आप सजग हैं और आपको मालूम है कि मैं ये करूँगा, तो आप करेंगे। यहाँ नहीं तो कहीं और, कहीं नहीं तो कहीं और। क्या बात है, क्या बात है। अजय जी, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपसे 2-3 टिप्स जानना चाहेंगे कि अपने आप को इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश कैसे करें, और जिस पोजीशंस पे आप पहुंचे हैं उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए उनको क्या क्या आप मार्गदर्शन देना चाहेंगे? देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कोई बन गया है तो कुछ चीज़ें तो हम उसके अंदर खुद ही हैं। मान लिए जाते हैं कि मेहनत से नहीं डरेंगे। हम एक रीजनेबल लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रखते हैं, हमारा एकेडमिक्स ठीक है। अब अगर ये सब चीज़ें हम गिवन मान लें तो इंडस्ट्री के लिए जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपने आप को आपको तैयार करना है, तो जैसे कि हमने अपने कन्वर्सेशन में पहले भी बात करी कि आप थोड़ा अपना टीम के साथ काम करना सीखें। आप मदद लेने से ना हिचकिचाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचेंगे आप सब कुछ खुद ही कर लेंगे, और इंडस्ट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मुझे प्रैक्टिस का उतना नहीं मालूम, बट प्रैक्टिस में हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है। किसी एक एरिया में आपको एज एन एक्सपर्ट देखा जाता है। जब हम इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक्सपर्ट एडवाइस के लिए जाते हैं तो हम उनमें एक एक्सपर्टीज़ देखते हैं। यहाँ हम एक जनरल मैनेजर देख रहे हैं, हम एक आदमी देख रहे हैं, हम एक एम्प्लॉय देख रहे हैं जो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करेगा। उसके पास समय की कमी होगी पर संसाधनों की कमी नहीं है। उसे अपने काम के लिए बेस्ट से बेस्ट एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे, प्रोवाइडेड उन्हें एक्सपर्ट से वो राय लेनी आनी चाहिए। उसके पास टीम होगी पर उसको वो टीम से काम कराना आना चाहिए। तो अगर आप एक जनरल मैनेजमेंट और एक नेटवर्किंग स्टाइल में अगर आप लोगों को जानते हैं कि मुझे कहाँ से अच्छी मदद मिल सकती है, अगर आपके पीयर ग्रुप, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंडस्ट्री में, कि इंडस्ट्री की प्रॉब्लम कोई न्यूटन का नया लॉ नहीं है। करेक्ट। अगर इंडस्ट्री में आपको प्रॉब्लम है तो हमारे जो फंडामेंटल, अगर हमने कुछ आपको पर्सनल एग्जांपल से बताएं तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग की हमने 4-5 जो टेक्निक्स अपने नीचे हम सबऑर्डिनेट्स को गाइड करते हैं, उसमें सबसे पहला है व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट और हाउ इट इज़ हैपनिंग इन द पीयर ग्रुप कंपनीज। अगर मुझे प्रॉब्लम है पावर सेक्टर की तो मैं सिंपली एक फ़ोन करके अगर किसी से पूछ सकता हूँ कि दूसरे पावर सेक्टर को क्या प्रॉब्लम है या उसको वो कैसे हैंडल कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम हो सकती है। सो नटशेल में हमारे पास सब कुछ है, अब सिर्फ हमको जनरल मैनेजर्स बनने की तरफ बढ़ना है इंडस्ट्री में बढ़ने के लिए। ओके अजय जी, ये तो हमारे प्रोफेशनल चीज़ें हो गई, डिस्कस हो गया। अब हम लोग चलते हैं कुछ अलग सा करने के लिए, दैट इज़ रैपिड फायर राउंड। मेरे को सवाल हैं आपसे। आप रिटायरमेंट के बाद में क्या करना चाहेंगे? पहाड़ों पे एग्रीकल्चरिस्ट। क्या बात है, इसका मतलब आपको पहाड़ों से बहुत प्यार है। दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि आपको अगर चांस मिले कि किसी पुरानी फिल्म की किसी एक्ट्रेस के साथ में लीड रोल में काम करने का, तो आप किसके साथ में काम करना चाहेंगे? साधना जी। साधना के साथ में।
आप मान लीजिए कि आप कहीं फॉरेन कंट्री में गए हुए हैं और आपको अपने कंट्री के बारे में एक कोई सिग्नेचर स्टेटमेंट देनी है, तो वो क्या बोलेंगे आप? मेरा भारत महान। क्या बात है। मैं आपसे कहूँगा कि कौन सा स्पोर्ट्स अजय जी आप सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं? बैडमिंटन। बैडमिंटन, ओके। आप कौन से स्पोर्ट्स पर्सन को लाइक करते हैं? मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ योर्स? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, ओके। तो आज ये हमारा जो शो था वो सीए अजय बागड़ी जी के साथ में था, जो कि सीएफओ हैं एक ओमान बेस्ड एमएनसी में, और इन्होंने जो अपने एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं लाइफ के एज ए सीएफओ, जिस ऊंचाइयों पे पहुँचे हैं वो शेयर किए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके व्यूज़ हैं, जो आपकी गाइडेंस हैं, जो आपकी टिप्स हैं, वो हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कम्युनिटी को, खासकर हमारी यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी को बहुत कुछ यूज़फुल रहेंगे। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से, आपने समय निकाला। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे सारे व्यूअर्स का फॉर व्यूइंग दिस शो। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।